चलिए शुरू करता हूँ। यस आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया और कब किया? सर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ सर 2017 में सर। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद सर मैं सर एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम भी दिया था सर, और सर उसमें भी सर प्री मेंस और सर डिस्क्रिप्टिव थे सर। 17 की में से इसका फॉर्म आ गया था सर, 18 में मैं सर उसे दे दिया था सर। तो उसकी रिजल्ट पेंडिंग है सर। अभी थर्ड स्टेज पे सर मैं गया था वहाँ सर। अच्छा, और फिर सर लोक सेवा की तैयारी करना स्टार्ट किया। इसमें इस परीक्षा में आपने कौन सा विषय चुना? सर उसमें सर इसमें LSW सर, ऑप्शनल LSW। तो आपने इकोनॉमिक्स क्यों नहीं रखा? इकोनॉमिक्स भी बड़ा अच्छा विषय है। सर इकोनॉमिक्स अच्छा है सर, लेकिन सर मैं ज़्यादा कंफर्ट था LSW में सर। और सर इसका डायरेक्ट लिंक है सर गवर्नमेंट के सर्विसेज में सर, एडमिनिस्ट्रेशन में सर। और सर गवर्नमेंट के पॉलिसी वगैरह पढ़ने का मौका मिले सर, समाज का। अच्छा, ये बताइए, आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। बैंक में दो प्रकार के रेटों का बहुत चर्चा रहता है, और जब RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जब तय करती है तो ये बहुत प्रमुखता के साथ चर्चा में रहता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, बैंक रेट क्या है। तो ये बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है? सर बैंक रेट और रेपो रेट में कुछ बेसिक अंतर भी है सर। सर रेपो रेट जब बैंक अल्पकालीन के लिए सर अल्पकाल के लिए लोन लेती है सर, तो वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट अप्लाई होता है सर। और जब सर दीर्घकाल के लिए कोई बैंक लोन लेती है सर, तो वहाँ पे बैंक रेट अप्लाई होता है सर। और जो रिवर्स जो सर रेपो रेट का दर है सर, बैंक रेट से हमेशा सर लो होता है सर, बैंक रेट हाई होता है सर। अच्छा, ये बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट आपने रेपो आखिरकार ये मेजर्स जो उठाए जाते हैं RBI के द्वारा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं? सर जब अर्थव्यवस्था में सर एक बैलेंस लाना हो सर, यानी सर आर्थिक जो गतिविधि है सर उसे अच्छे से संचालित करना हो सर। इसमें सर मनी के सप्लाई को ध्यान में रखना हो सर, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना हो सर। तो इन सारी चीज़ों को सर एक कंट्रोल करने के लिए और सर एक अच्छे से पुष्ट करने के लिए अर्थव्यवस्था में सर सारी चीज़ों को सर RBI सर अपनाती है सर। अगर ये कैसे करती है RBI? सर RBI इसके लिए सर जो मॉनेटरी पॉलिसी है सर उसकी कमेटी होती है सर, और 2 महीने पे सर इनका रिव्यू होता है सर। और RBI नहीं, ये मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसका ऑपरेशन होता कैसे है। इसमें मैं सुना कि इसमें कुछ सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ होती है RBI वो कुछ जारी करती है। ये सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सर रेपो रेट में या फिर सर बैंक रेट वगैरह में से बात करें सर, तो जब मनी सप्लाई बढ़ जाए सर मार्केट में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए RBI जो सर एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल माध्यम है सर RBI का सर, उसके माध्यम से सर क्रेडिट को कंट्रोल करती है सर। यही एक इसका माध्यम है सर। अच्छा, ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रिएशन सर किसी भी बैंक जो सर लोन को लैंड करती है सर, लोन देती है सर, वही सर उसके क्रिएशन कहलाता है सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ क्रेडिट क्रिएशन के संबंध में, कि लोग कहते हैं कि बैंकों में पैसा रखना चाहिए, बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, एक व्यक्ति क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब है सर जिसने पास डिमांड एक्सेप्ट करती है सर, वो सर बैंक लोन देती है सर, और इससे इंटरेस्ट कमाती है सर। तो सर बैंक जो सर लोन को देती है सर, वो जो क्रेडिट क्रिएट करती है सर, लोगों को देती है सर, वही सर उसका क्रेडिट क्रिएशन है सर, साख सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाइपर इन्फ्लेशन हो, बहुत प्रतिदिन जो है दामों में बढ़ोतरी होती चले जाए, तो अर्थशास्त्र में इसको किसी एक नाम से जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं?
सर जब इन्फ्लेशन काफी हाई हो जाए सर तो इसे सर सॉरी सर अभी मैं रिकॉल हाइपर इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन तो मैंने कहा ही, उसको कहते क्या है, किस अन्य नाम से जान? सर सॉरी सर अभी रिकॉल गैलोपिंग कहते हैं उसको, गैलोपिंग सर गैलोपिंग कहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, कल के न्यूज़ में बड़ी प्रमुखता के साथ रहा कि सरकार अब एमएसपी को ख़त्म कर रही, उसके लिए बिल लाई। ये एमएसपी होता क्या है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है सर। सर ये एक न्यूनतम गारंटी मूल्य होता है सर, जो किसी भी किसान को सर उसकी उपज के लिए एक गारंटेड मूल्य प्रदान करता है सर, ताकि किसान अच्छे से खेती कर सके, उन्हें इस बात का भय ना हो कि हमारे फसल मार्केट में ना बिकेंगे तो क्या होगा। तो सरकार ऐसे में सर इस मूल्य के माध्यम से फसल को सर खरीद लेती है और उन्हें प्रमोट करती है। तो ये इसका निर्धारण पहले कौन करता था? इसके निर्धारण सर कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग CACP करती है। अच्छा, अब जो है ये हटाने के पीछे, जहां सरकार ने कहा कि कृषकों की आय दुगनी कर दी जाएगी, वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और ऊपर से एमएसपी को भी हटा ले रहे हैं, और बाजार के भरोसे किसानों को छोड़ दिया जा रहा है। आपको लगता है कि बाजार के आधारित अर्थव्यवस्था पर किसान को छोड़ दिया जाए तो उसको अपने लागत मूल्य से अधिक मिल पाएगा? सर चैलेंज तो आएगी सर, चैलेंज तो काफ़ी आएंगे सर। किसानों को जो फसल है सर इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी सर, लेकिन सर इससे जो एक कम्पिटिटिव बिल्ड होगा सर किसानों में सर, वो अपने फसल को सर मार्केट के अनुसार बना पाएंगे सर, हॉर्टिकल्चर वगैरह को शामिल कर पाएंगे सर। और जो सर मार्केट में जो भी खरीदार हैं सर, वो अब सर उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा शायद सर, मेरा मानना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सर जब हम किसी भी सर इकोनॉमिक एक्टिविटी को सर जब हम प्रति यूनिट के हिसाब से सर काउंट करते हैं, यानी सर किसी खास परिवार के स्तर पे या किसी क्षेत्र के स्तर पे सर या किसी राज्य के स्तर पे सर उसे माइक्रो कहते हैं सर। और जब सर हम उसे पूरे राष्ट्र के स्तर पे, पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे इन्फ्लेशन भी काउंट हो सर, अनएम्प्लॉयमेंट मेरा सारा काउंट सर, उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं सर। तो एक सर बड़े स्तर की अध्ययन है सर, और एक सर किसी पार्टिकुलर यूनिट स्तर की अध्ययन है सर, ये अंतर है सर। अच्छा, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को देखें, प्राइस फिक्सेशन में डिमांड और सप्लाई के बीच में मूल्य तय होते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, उसमें एक महत्वपूर्ण रूप से नाम आता है, और वो है गिफिन गुड्स के संबंध में, जिसको गिफिन पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये गिफिन गुड्स क्या होता है? सर ऐसे होते हैं जब सर प्राइस हो जाए सर तो उनके डिमांड में कुछ नहीं होता है सर। सर मैच हो, मक्का है या सर मक्का वगैरह को सर कहते हैं सर, जब प्राइस में कमी आ जाए। एक मिनट सौरभ एक मिनट, गिफिन मैं समझ नहीं पाया, क्या आवाज़ कट रही थी, गिफिन को मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोले आप। सर गिफिन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती है सर जब जिनके प्राइस में सर कमी आने पर भी सर उनके डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है सर, यानी प्राइस कम भी जाए सर तो लोगों का डिमांड नहीं बढ़ता है सर, इसे गिफिन गुड्स कहते हैं। जैसे कि सर मक्का वगैरह है सर, मैच है सर, बार्ली है सर। चलिए मैं इस पर बाद में बात करूँगा। अच्छा ये बताइए, अभी हमारे यहाँ जो टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, वो टैक्सेशन की कौन सी कैटेगरी में हमारा टैक्सेशन आता है? कौन सा टैक्स कहते हैं उसको? हमारे सर जो टैक्स है सर वो प्रोग्रेसिव टैक्स है सर। प्रोग्रेसिव है? यस सर, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है सर, और जैसे सर लोगों का इनकम बढ़ते जाता है सर, हमारे टैक्स भी सर बढ़ती जाती है सर। हमारे यहाँ जो टैक्सेशन की पद्धति है वो थोड़े दूर तक प्रोग्रेसिव है, उसके बाद स्टैटिक हो जाती है। 30% से ऊपर जो है
फिर टैक्स नहीं जाता है, तो उसके बाद ये बात है। स्टैटिक हो जाती है। इसको सही किस है सर। कैटेगरी का नाम दिया गया? सर इसके लिए जो कैटेगरी है सर वो मुझे पता अवक्रमिक, नहीं है सर। उसको अवक्रमिक कहते हैं, डिग्रेसिव कहते हैं। डिग्रेसिव टैक्स है हमारे यहाँ। थैंक यू सर। चलिए, अच्छा ये बेसेल रिकॉर्ड्स का नाम आता है, ये बेसेल रिकॉर्ड्स क्या? सर सॉरी सर, सर पढ़ा हूँ सर पर मैं भी। बैंकिंग से संबंधित है बेसेल रिकॉर्ड्स। स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसेल, बेसेल समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। यस सर, इसमें बेसल 1 2 3 4 सर हाँ, इसका क्या है स्टैंडर्ड है बेसेल? सर। बेसेल 1 2 3 क्या? सर मेरी कॉलेज सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। शेयर में अगर आप देखें तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। अगर कंपनी को पॉलिसीज मेकिंग होती है, उसमें किस शेयर होल्डर को प्राथमिकता दी जाती है? सर इक्विटी शेयर के बारे में सर मैं पढ़ा हूँ सर, पर डिफरेंशियल शेयर के बारे में कम पढ़ा हूँ सर, बारे में नहीं पढ़ा। अच्छा, स्क्रिप्ट शेयर के बारे में पढ़ा है? स्ट्रिप शेयर सर, सॉरी सर। नहीं पढ़ा है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स जानते हो? म्यूचुअल फंड्स पता है सर। आजकल तो बहुत होर्डिंग लगी रहती है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल फंड्स? सर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से सर जो सर छोटे मोटे कारोबारी हैं सर, उन्हें सर निवेश मिल जाती है सर, उनमें इन्वेस्टमेंट मिल जाती है सर। और इसमें सर जो छोटे मोटे कारोबारी को सर इन्वेस्टमेंट। भारत में म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत किस कंपनी ने शुरू की? यूटीआई सर 1964 में सर। अच्छा, आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ जो है दो तरह के शेयर में चलते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। इसका अर्थ समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, बैंकों में जो आप जाएंगे कभी तो किसी ज़िले में लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आता है। ये लीड बैंक क्या होता है? सर सुनाओ सर, जानकारी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। डिफिसिट फाइनेंसिंग किसको कहते हैं? डिफिसिट फाइनेंसिंग सर, जब सर प्रोजेक्ट निर्माण के समय सर हमारे व्यय सर आय से बढ़ जाते हैं सर, हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है सर टोटल इनकम से बढ़ जाती है सर, तो सरकार सर जो केंद्रीय बैंक के माध्यम से सर लोन लेती है और उस व्यय को पूरा करती है सर। इसे सर ये प्रोसेस को सर डिफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, अभी सरकार को कहा जा रहा है कि सरकार निर्णय ले, आरबीआई को बोले कि डिफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था करे और नोट छाप दे। बहुत नोट की क्राइसिस हो रही है, तो मार्केट में सप्लाई नोट की बढ़ा दे, छाप दे। अगर ऐसा सरकार कहती है, आरबीआई ऐसा करती है, इससे आपके नोटों की विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ये जो प्रोसेस है सर, इसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं सर। और सर अगर ऐसा हम करते हैं सर जो सर हमारे करेंसी का मूल्य है सर वो काफ़ी गिर जाएगा सर। और सर जो इन्फ्लेशन है सर काफ़ी हाई हो जाएंगे सर। सर अगर हम एक एग्जांपल से देखें सर, तो वेनेजुएला में जो हालात हुए सर, या फिर सर जो ग्रीस में हालात हुए सर, वहाँ पे सर काफ़ी सर 20,000 वेनेजुएलन सर करेंसी में एक ट्रेड मिल जाता सर। तो वही कंडीशन सर हमारी इकॉनमी में हो सकती है सर, काफ़ी इकॉनमी खराब हो सकती है सर। लोगों के पास सर काफ़ी संख्या में मनी आ जाएंगे सर, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएंगे सर, जो हमारे अर्थव्यवस्था से काफ़ी गड़बड़ा जाएगी सर। तो हमारी क्रय शक्ति भी बहुत कम हो गई है, डिमांड को बढ़ाना है। सरकार को क्या करना चाहिए? सर इसके लिए 2-3 स्टेप हैं सर जो हम लोग उठाना चाहिए सर। पहला सर कि अगर हम टैक्स में एक रिबेट दे पाए सर, तो सर मैं सोच पाता हूँ सर कि
लोगों को सर इनकम टैक्स के माध्यम से रिबेट देना चाहिए सर, कि जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जितना अधिक करेंगे हम उस पर टैक्स ले पाएंगे। पहली बात सर, और इससे इनकम टैक्स में छूट मिलेगा सर, इससे लोग सर इंसेंटिवाइज होंगे सर, और वो सर अधिक से अधिक एक्सपेंडिचर करेंगे, इनकम आए सर। और दूसरी चीज की सर फिजिकल स्टिमुलस हम एक और दे सर, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख कर दिए सर, इस तरह सर एक और स्टिमुलस दें सर। और थर्ड सर कि हम जिस तरह से मनरेगा अभियान को सर, मनरेगा के माध्यम से सर जो हम सर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सर एक सृजन कर पाए सर, उस तरह की कोई प्रोग्राम सर शहरी क्षेत्रों को ला पाए सर, जो शहरी क्षेत्र में मजदूर जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं सर, उनके पास रोजगार मिलेगी सर, उनको रोजगार मिलेगी और उनका आय बढ़ेगा सर। इससे सर जो भी सर श्रमिक वर्ग हैं सर, जो भी शहर में लोग रह रहे हैं सर, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगी सर शहर में, और उनकी आय बढ़ेगी सर, दुकान फिर से स्टार्ट हो पाएगी सर। 4 स्टेप्स हम उठा सकते हैं सर। मनी की सप्लाई को देखें तो हम लोग उसको मापने के लिए M1, M2, M3, M4 ये चीज़ों को अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग ब्रॉड मनी और नैरो मनी कहते हैं। तो ये ब्रॉड मनी और नैरो मनी क्या होता है? सर ब्रॉड मनी सर अगर देखो मैं सर, इसके अंतर्गत सर बैंकिंग भी आ जाए सर, डाक सेवाएं हैं सर वो आ जाए सर, और सर ये सारी चीजें से शामिल से ब्रॉड करते हैं सर, और जिनका मनी का सर उपयोग सिर्फ लेन देन के माध्यम से नैरो मनी सर। अच्छा ये बताओ, गरीबी की मापने के लिए विकसित राष्ट्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है और हमारे यहाँ कौन सी विधि अपनाई जाती है? सर विकसित राष्ट्रों के बारे में सर मुझे आइडिया नहीं सर, पर हमारे यहाँ जो सर विधि अपनाई जाती है सर, वो लोगों की व्यय की क्षमता सर अपनाई जाती है सर, जो कि सर तेंदुलकर कमेटी में भी सर देखी गई थी सर, और ये सर। अच्छा, हमारे यहाँ BPL के जो क्या मापदंड है बता सकते हो? सर जो जिन व्यक्ति का सर सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी समितियाँ गठित हुई, उसमें DT लकड़वाला समिति भी थी गरीबी के निर्धारण के संबंध में। इनकी क्या सिफारिश थी? सर इनका सिफारिश जो था सर, वो ये था सर कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए सर वो मूल्य सूचकांक अलग अलग हो सर, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्या अलग अलग थी, क्या किसके आधार पर करना था उनको सूचकांक में? सही बता रहे, बताओ सर। सॉरी। अच्छा, सुरेश तेंदुलकर साहब ने क्या कहा था? इसमें सर जो ग्रामीण क्षेत्र में सर 907 रुपये का सर जो व्यक्ति एक्सपेंडिचर करते सर उनको रखा जाता सर, और शहरी क्षेत्र में सर करीब सर 1200 1300 रुपये सर याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, बिहार सरकार जो है वो गरीबी के उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही? सर बिहार में देखो सर तो वृद्धजन पेंशन योजना है सर, और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना है सर, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना है सर, निःशक्ता पेंशन योजना है सर, जिसके माध्यम से अन्नपूर्णा योजना है सर। अच्छा, ये बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन के लिए आप देखें तो एक बड़ी योजना जो बड़ी लॉकडाउन के पीरियड में भी कारगर रही, वो कौन सी योजना है? मनरेगा योजना। मनरेगा योजना। मनरेगा योजना शुरू किसने किया था? कौन थे उस समय ग्रामीण विकास मंत्री? सर का नाम याद नहीं सर, पर 2006 में सर ये स्टार्ट हुआ था सर। हाँ, 5 का एक्ट था सर, 2006 में सर ये स्टार्ट हुआ था याद है सर, और जो मंत्री जी थे सर उनका नाम याद। मनरेगा मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? सॉरी सर, नाम उनका बिहार के ही रहने वाले थे, थोड़े दिन सर जिनका भी
यस सर, अभी सर रघुवंश सिंह जी थे सर, रघुवंश स्वर्गीय सिंह जी, इसीलिए मैंने भी यस पूछा। अच्छा ये बताइए यस सर। कि बेरोजगारी, कल जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था और युवाओं ने उसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। वो एक संदेश देना चाहते थे बेरोजगार लोग। तो आप भी अभी बेरोजगार हो, अपने को डिफाइन करो तो बेरोजगार कहते किसको है? सर बेरोजगार ऐसे व्यक्ति सर जिनके पास सर क्षमता भी हो और सर वो काम करने को तैयार भी हो सर, इसके बाद भी सर उन्हें उनके क्षमता के अनुसार उनके सर जो पारिश्रमिक है मूल्य सर उनके अनुसार उसे रोजगार ना मिले सर, उसे बेरोजगार कहेंगे सर। भारत के में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? सर प्राथमिक क्षेत्र में सर मौसमी बेरोजगारी सर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं सर। सर इसके अलावा सर अदृश्य बेरोजगारी सर। ये अदृश्य बेरोजगारी किसको कहते हैं? सर अदृश्य बेरोजगारी सर ऐसे बेरोजगारी कहते हैं सर जब सर छोटे से काम में सर कई सारे लोग सर शामिल होते हैं और उनकी जो आउटपुट है सर काफी कम होती है सर, यानी सर लोग की संख्या अधिक होती है सर और आउटपुट काफी। अच्छा, ये भी अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है और इस मंदी की वजह से विश्व के सभी देशों से छटनी की, रिट्रेचमेंट की जो है खबरें बहुत आई, सबको निकाला जा रहा है। हमारे बहुत टेक्नोक्रेट्स भी हैं जो अमेरिका में काम कर रहे थे वो भी वापस आ गए, दुबई में काम कर रहे थे वो भी वापस आ गए। तो आप देखेंगे ये प्रवृत्ति बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में। जब इन सब कारणों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं? सर इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे सर, कि जब उस संरचना में चेंज के कारण। संरचना में कोई चेंजेस नहीं आई। संरचना कहाँ, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज थोड़ी चेंज कर दी जिसके कारण ये आई। ये तो आर्थिक मंदी की वजह से हुआ, डिमांड ही नहीं आ पा रहा है, बंदी हो गई। संरचना तब कहते हैं, स्ट्रक्चरल तब कहते हैं जब आप इकोनॉमी में स्विच ओवर करते हो कि आपकी इकोनॉमी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेज हुआ। लेकिन अगर आपके किसी रिटार्डेशन की वजह से, मंदी की वजह से बंद हो रही है तो उसको किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है? ये अर्थव्यवस्था में आती रहती, थोड़े पीरियड में आती रहती, फिर तेजी आती, फिर होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको साइक्लिक कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये बताओ कारखाना और उद्योग में क्या अंतर है? सर कारखाना सर ऐसे क्षेत्र कहते हैं जहाँ पे सर केवल सर वस्तुओं का उत्पादन होता है सर, जबकि उद्योग सर ऐसे निर्माण क्षेत्र कहते हैं जहाँ पे सर वस्तु के साथ साथ सर सेवाओं का भी उत्पादन होता है सर। और सर कारखाना के अंतर्गत सर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर सर पीक पे सर फोकस होता है, तो उद्योग के अंतर्गत सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के साथ साथ सर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सर उन पे भी जोर दिया जाता है सर। और कारखाना का सर किसी भी इकोनॉमी में सर काफ़ी कम योगदान होता है सर, जबकि इंडस्ट्री सर पूरे लार्ज स्केल पे होती है सर, इनकी स्केल काफ़ी बड़ी होती है सर और इनका योगदान काफ़ी बड़ा होता है सर। अच्छा, ये आपको पढ़ना भी है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के बारे में पढ़ना। ये अनुसूचित जाति और जनजाति को डिफाइन किया गया संविधान में, कहाँ डिफाइन किया गया? सर ये आर्टिकल 341 में सर। अच्छा, किसे कहते हैं अनुसूचित जाति? सर अनुसूचित जाति सर ऐसे व्यक्ति जो सर समाज के पिछड़े तबके
के हो सर, और अगर राष्ट्रपति महोदय उन्हें अगर अनुसूचित जाति में से शामिल उनके अनुमोदन पे सर इसे उस जाति में से शामिल कर ली जाती है सर, तो उसे अनुसूचित जाति कहते हैं सर। और सर और अनुसूचित जनजाति की बात करो सर, तो ऐसे व्यक्ति जिनका सर रहन सहन अलग हो सर, वेशभूषा अलग हो सर, वो एक ही प्रकार के सर जो सामाजिक पद्धति है उसे फॉलो करते हैं सर। जो बात की पद्धति है सर अलग होती है सर, जो सर समाज के मुख्य धारा से। इनके लिए संसद में सीटें भी आरक्षित की गई है। यस सर। लोकसभा में कितनी कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं और किस आर्टिकल के तहत की गई हैं? सर लोकसभा में सर आर्टिकल 330 है सर, आर्टिकल 330 है सर, और सर इसके लिए सर जो अनुसूचित जाति है सर उनके लिए 84 सीट है सर। और सर अच्छा, इनको नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया, शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया, तो कहाँ कितने कितने आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल सर 16 में सर 16 आर्टिकल 16 का सर 3 या 4 है सर, सर ये कंफर्म नहीं है। सब सर अच्छा, मैं बताता हूँ, वो 15(4) और 16(4) इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर आर्टिकल 15 के अंतर्गत सर जो वर्णन है सर वो ये है कि किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर सर हम भेदभाव नहीं कर सकते सर। और नहीं, 15(4) और 16(4) में क्या डिफरेंस? सर 16(4) में सर जो अनुसूचित जाति उत्तर जाति सर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होता है सर, और 15(4) में सर इनके लिए सर इनके सर इनकी जाति कास्ट के आधार पर सर भेदभाव नहीं कर सकते सर। अच्छा, 15(6) और 16(6) में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। ये बताओ, महिलाओं के कल्याण के लिए बिहार सरकार जो है सशक्तिकरण के लिए बहुत काम कर रही। कोई 3 योजना बताइए जो बहुत मील का पत्थर साबित हुई। सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके अलावा सर ममता कार्यक्रम और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार सर। तो इसके लिए सबसे बड़ी योजना क्या है? वो तो एक नीति थी, योजना क्या बनी? 7 सर सर कन्या उत्थान योजना सर एक योजना है सर। हाँ, तो और उत्थान योजना नहीं पूछा मैंने, आपने कहा 7 निश्चय में, तो इसमें कौन सी योजना है जो बहुत फ्लरिस्ट कर रही है? स्वयं सहायता समूह नहीं नाम सुना? स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को बहुत आगे लाने में प्रयास किया जा रहा है। इसमें बहुत जितनी सहायता समूह खुल रही हैं उससे महिलाओं को में बहुत गुणात्मक सुधार हुआ है। अच्छा, ये बताइए, बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था ICDS, तो ये प्रोग्राम के बारे में जरा बताइए, क्या है ये प्रोग्राम? और सर ICDS एक केंद्रीय सर योजना है सर। इसकी सर शुरुआत 1984 में हुई सर, और इसके अंतर्गत सर 6 प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जिसमें सर सर महिलाओं की सर जो मेडिकल फैसिलिटी है सर, एजुकेशन है सर, मेडिकल एजुकेशन है सर, ये सारी सर बातें शामिल है सर। और सर इसे एक अम्ब्रेला स्कीम भी कहते हैं सर। अच्छा, ये बताइए, इसके तहत आंगनबाड़ी योजना काम करती है, और मैंने अपने कार्य क्षेत्र में भी जब भी मैं इंस्पेक्शंस करने गया आंगनबाड़ी में, वास्तव में अगर देखा जाए धरातलीय स्तर पर तो बड़े करप्शन दिखाई पड़ते हैं, और आंगनबाड़ी योजना का जितना सही लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। धरातल स्तर पर वो कार्य नहीं हो पाते हैं। आप एक प्रशासक के तौर पर जब
एसडीएम बनेंगे तो इस को कैसे रेगुलेट करेंगे ताकि वो लाभ बच्चों तक पहुंच पाए? सर मैं जो शुरुआत करूंगा सर, पहले सर अवेयरनेस के माध्यम से करूंगा सर। और इसके अलावा सर अगर उनके लिए सर वर्कशॉप की व्यवस्था हो पाए सर, जहाँ पे सर जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं सर, जो उन्हें संचालित कर रही सर, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था कर पाऊँ सर, व्यवस्था करूँगा सर। साथ में सर अगर सर मुझे करप्शन को रोकना है सर, तो उसके लिए सर प्रॉपर मॉनिटरिंग होना जरूरी है सर। एटलीस्ट सर हम सप्ताह में एक दिन वहाँ पे जाएं सर, और सर लोगों से जागरूक लोगों से मिलें सर, और जो सर काम हो रहा है सर उसकी जो गुणवत्ता क्या है सर, उन चीज़ों को देखें सर। तो इससे एक डेटरेंट पैदा होगा सर लोगों में, जो महिलाएं जो वहाँ पे सर संचालित कर रही हैं सर, और करप्शन काफ़ी रुकेंगे सर, और जो क्वालिटी चेंज आएगा सर वो काफ़ी बढ़ जाएगा सर। एटलीस्ट सर हम टाइम निकालें वीकेंड में 1 घंटे 2 घंटे के लिए सर, इस तक कर सकते हैं सर। आपने कहा आप अपने औचक निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण में जाएंगे, बहुत मॉनिटरिंग करेंगे, और आपकी मॉनिटरिंग से जो सीडीपीओ हैं बहुत परेशान रहेंगे। तो सीडीपीओ जो हैं उनकी बड़ी अच्छी जान पहचान डीएम साहब से, और डीएम साहब ने कहा कि बहुत सारे काम है, तुमको यही बैठा हुआ देखने के लिए, सारा काम इतना पड़ा हुआ है, सब निरीक्षण कर सकते हो, पीछे पड़े हुए हो क्यों सीडीपीओ के, छोड़ो इधर इंस्पेक्शंस करने नहीं जाना है। वैसी दशा में आप क्या करेंगे? सर अगर मेरा अधिकार क्षेत्र में वो होगा सर, जैसे कि आपने बताया सर अधिकार क्षेत्र में है, तो मैं सर इंस्पेक्शन पे जाऊंगा सर। और जहाँ तक रही बात सर अदर क्षेत्रों पे सर, तो मैं वहाँ भी काम करूंगा सर, वहाँ भी प्रॉपर जाऊंगा सर, लोगों से मिलूंगा सर। यानी आप अपने जिले के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं सर, और डीएम साहब को सर मैं अवगत कराऊंगा सर हालात से सर। आप उनके आदेशों की अवहेलना करेंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जाता, सरकारी कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जाता। सर मैं अवहेलना नहीं करूंगा सर, मैं सर को अवगत कराऊंगा सर कि हालात वहाँ पे क्या है, इससे जो सर समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे सर, हमारे जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है सर, उसकी जो आउटपुट है सर कितनी खराब हो जाएंगे सर। और सर मैं कोशिश करूंगा सर कि अगर वो आपके बातों से कन्विंस नहीं होते हैं, कहते हैं कि छोड़ो ये सब हमसे ज़्यादा नहीं जानते, चुप रहो, फिर आप क्या करोगे? सर फिर भी सर मैं सर जो सीनियर और भी अधिकारी हैं सर, मैं उनसे बात करना चाहूँगा सर। किससे बात करना चाहोगे? जो कमिश्नर सर हैं उनसे बात करना चाहूँगा सर। यानी आप अपने डीएम के विरुद्ध कमिश्नर से शिकायत करेंगे? सर मैं राय जानना जरूर चाहूँगा सर, और ट्रेनिंग में सर सीख मिलूंगा सर कि कैसे इन हालात को टैकल किया जाए सर। और सर जहाँ तक बात है सर लोगों की सर सर्विस देने की सर, तो उस मुद्दे पर सर मैं पीछे नहीं हटूंगा सर, चाहे डीएम साहब हो या कोई और भी सर, हमारी जो ड्यूटी है सर मैं ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा सर, कंप्रोमाइज मैं नहीं करूँगा सर। चलिए ये बताइए कि बाल श्रमिकों से संबंधित एक एनजीओ जो है वो बहुत काम करती है, विश्व स्तर पर काम करती है, वो एनजीओ कौन सी है? सर ये बचपन बचाओ। कौन क्या करते हैं ये? सर ये नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी जी। चलिए ठीक है, मैं साक्षात्कार आपका समाप्त करता हूँ।